हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 6 में आज हम पढ़ते हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आप यहाँ 4 कारक देख रहे हैं, जैसे मृदा वातन, मृदा का तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा जल, जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। मृदा वातन मतलब मिट्टी में वायु की मात्रा। दोमट मिट्टी है, इसमें मृदा वातन सबसे अच्छा होता है, तो इस मिट्टी में पादप द्वारा जल अवशोषण भी अधिक होगा। जलाक्रांत मृदा का मतलब ऐसी मृदा जिसमें जल अधिक होता है, तो जहाँ जहाँ वायु होती है वहाँ पर जल आ जाता है, जिससे कारण मिट्टी में वायु की मात्रा कम हो जाती है और कम होने से पादपों की जड़ों को शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और जल अवशोषण में कमी आ जाती है। तो जलाक्रांत स्थिति से बचने के लिए ही गमलों के नीचे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, ताकि गमले में जलाक्रांत स्थिति उत्पन्न न हो, मृदा वातन बनी रहे और पादप द्वारा जल अवशोषण होता रहे। मृदा तापमान देखें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर तापमान है तो इस पर जल का अवशोषण अधिकतम होगा। 20 से कम या 30 से अधिक तापमान होने पर जल अवशोषण की दर में कमी आएगी। अब अगर मृदा विलयन की सांद्रता देखें तो मृदा विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी मतलब मृदा विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, जल अवशोषण उतना ही कम होगा। इसी कारण मृदा विलयन की सांद्रता कम होनी चाहिए और यही कारण है कि जब किसान मृदा में खाद डालता है तो खाद डालने के तुरंत बाद में सिंचाई भी करता है, ताकि मृदा विलयन की सांद्रता कम हो जाए और जल अवशोषण प्रभावित नहीं हो। अगला अपन देखें मृदा जल। तो अगर मृदा जल है वो उसकी क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशत के मध्य होगा, तो जल अवशोषण भी सबसे अधिक होगा। तो ये क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या है, अपन थोड़ा देखते हैं। स्थायी म्लानी प्रतिशतता का मतलब मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जब पादप में प्रथम बार स्थायी मुरझान या म्लानी आ जाए। इसका मतलब मिट्टी में जल बहुत कम हो गया है और पादप को जल पर्याप्त नहीं मिल रहा है, जिससे कारण पादप मुरझाना शुरू हो जाता है। तो क्षेत्र या जल धारण क्षमता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर मृदा से जल निकल जाए, उसके बाद जो जल मिट्टी में शेष बचता है वही उसकी क्षेत्र या जल धारण क्षमता कहलाती है। तो ये मृदा से जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले 4 कारक है। अब अपन शुरू कर रहे हैं इस पाठ का अंतिम टॉपिक, रसारोहण। सबसे पहले परिभाषा देखें तो जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है वो जड़ों से होते हुए पादप के शीर्ष भाग या पत्तियों की ओर पहुंचता है। इस क्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखिए, रसारोहण है ये जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की केंद्रीय गुहा से होता है। तो रसारोहण जाइलम के द्वारा होता है। इससे समझने के लिए एक प्रयोग भी दे रखा है। हम बालासम नामक पादप लेते हैं। बालासम का वैज्ञानिक नाम है इम्पेंटेंस। इसकी मूल को काट देते हैं और बाकी जो भाग बचा है उसे सेफ्रेनिन से भरे विलयन में डुबा देते हैं। ये सेफ्रेनिन, ध्यान रखिए, एक लाल रंग का अभिरंजक है और इस अभिरंजक की विशेषता है कि लिग्निन युक्त उत्तकों जैसे जाइलम है, त्रिडोतक है, उसको अभिरंजित कर देता है, यानी इसके कारण जाइलम वगैरह लाल रंग के हो जाते हैं। तो अगर हम इस विलयन में सेफ्रेनिन युक्त जल के घोल में 2 घंटे डुबा कर रखें, फिर अगर हम उस पादप के तने का, पर्णवृंत का और पर्ण का टीएस काटें, तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ वाहिकाएं और वाहिनिकाएं थी वो लाल रंग की हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वह जल है ये जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से ही रसारोहण करता है। अब अगर रसारोहण का मार्ग देखें तो सबसे पहले वो रस यानी जल है वो मूल के जाइलम में आता है, फिर मूल के जाइलम से तने के जाइलम में और तने के जाइलम से पर्ण का जाइलम मतलब पर्ण की शिराओं में पहुँच जाता है, जहाँ से वह पत्तियों की कोशिकाओं में और कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। अब अगर हम रसारोहण की क्रियाविधि देखें तो इसकी क्रियाविधि के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला है रिले पंप सिद्धांत, दूसरा है स्पंदन सिद्धांत, तीसरा है मूल दाब सिद्धांत और चौथा है सहसंजन तनाव सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत है ये गोल्ड लेवेस्की ने दिया था। ये कह रहा है जो जाइलम की मृदु ऊतक और जो मज्जा किरणों की कोशिकाएं, इसके पराशरण दाब में आवर्ती रूप से परिवर्तन होता है, जिसके कारण रसारोहण होता है। जैसे ये मृदुतक कोशिका है, ये मज्जा किरणों की कोशिका है। अब इसमें जल आएगा तो इसका पराशरण दाब कम होगा और इसका पराशरण दाब बढ़ जाएगा, तो जल मृदुतक कोशिका से मज्जा कोशिका में चला जाएगा।
फिर मज्जा कोशिका में जल आएगा तो इसका प्राशन दाब कम होगा और उसके पास स्थित मृदुत्तक कोशिका का प्राशन दाब बढ़ जाएगा तो जल मज्जा किरणों से मृदुत्तक कोशिका में चला जाएगा। इसी प्रकार ये आवर्ती रूप से बदलता रहता है और रसारोहण संपन्न होता है। नेक्स्ट स्पंदनवाद, ये J.S. बोस, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस द्वारा दिया गया। इन्होंने कहा जो वलकूट की सबसे भीतर की परत है जो अंतःस्टर्म के संपर्क में रहती है तो इनकी वलकूट की कोशिकाओं में नियमित रूप से स्पंदन होता रहता है। मतलब वलकूट की कोशिका में पानी आता है, जो कोशिकाएं फूल जाती है, फिर स्पंदन करके पिचकती है, जिसके कारण रसारोहण क्रिया संपन्न होती है। इसका जो प्रायोगिक पादप था जिस पर बोस ने प्रयोग किया था वह था भारतीय टेलीग्राम पादप, जिसका वानस्पतिक नाम है डेस्मोडियम गाइरेंस। अगला सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत। तो जो मूल की मृदुत्तक कोशिकाएं हैं, ये मृदुत्तक कोशिकाएं जल का अवशोषण करती है और इस अवशोषित जल को मूल के जाइलम में प्रवेश करवाती है। तो जो मृदुत्तक कोशिकाओं से जल मूल के जाइलम में जाएगा तो जाइलम में जो पहले से विलयन है उस पर ये धनात्मक दाब लगाएगा और इस धनात्मक दाब के कारण जल ऊपर की ओर गति करेगा। तो ये जो मूल में धनात्मक दाब उत्पन्न हो रहा है, इस दाब को मूल दाब कहते हैं और इस मूल दाब के कारण रसारोहण क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, मूल दाब का मापन है ये मैनोमीटर द्वारा करते हैं और मैनोमीटर द्वारा जो मूल दाब का मापन किया गया है वो 2 वायुमंडलीय दाब होता है और इस 2 वायुमंडलीय दाब के कारण रसारोहण 20 मीटर की ऊंचाई तक हो सकता है। इसका मतलब जो विशाल वृक्ष है उसके लिए मूल दाब सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो अपन अंतिम सिद्धांत पढ़ते हैं, सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाववाद। ये दिया था डिस्कसन तथा जॉली ने और ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसमें एक शब्द काम आता है जल स्थितिक प्रणाली। पहले देखते हैं ये क्या होता है। तो पादप के मूल और तने से होते हुए पत्तियों तक जल है ये निरंतर और अटूट धारा के रूप में चलता रहता है। इस घटना को जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं और इस जल स्थितिक प्रणाली के लिए 3 बल उत्तरदायी होते हैं, सहसंजन बल, आसंजन बल और वाष्पोत्कर्षण बल। सहसंजन बल है ये जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है और इस बल के कारण जल के अणु आपस में चिपके रहते हैं। इसका मान 45 से लेकर के 207 एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब तक होता है। आसंजन बल है ये जल के अणु और वाहिकाओं की या वाहिनिकाओं की भित्ति के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। तो वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल क्या है? जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो ये जो पत्तियों की कोशिका में जल की क्षति हुई है, इस क्षति की पूर्ति के लिए जो जाइलम तंत्र पर तनाव उत्पन्न होता है, ये तनाव ही वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल कहलाता है। और ये तीनों बल मिलकर के जल को निरंतर धारा के रूप में ऊपर की ओर भेजते हैं। तो जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होगा तो इसके कारण पत्तियों की कोशिका में जल की कमी हो जाएगी और इस जल की कमी को पूरा करने के लिए जाइलम तंत्र तना और जड़ के जाइलम तंत्र तनाव उत्पन्न होगा। इस तनाव के कारण जल है वो निष्क्रिय रूप से ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा जल के अणुओं के मध्य सहसंजन बल होता है और जल के अणुओं और वाहिनिका या वाहिकाओं की भित्ति के मध्य जो आसंजन बल होता है, इससे कारण जल के अणु टूटते नहीं हैं और एक धारा के रूप में बिना टूटे लगातार ऊपर की ओर चढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार ये था रसारोहण को समझाने वाला सर्वमान्य सिद्धांत और इसी तरह अध्याय 6 समाप्त होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।